हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें फैंगजिन को दिखाते हैं जो अपने रिजर्व ट्रूप्स को लेकर एक जगह जा रहा होता है। उसके माइंड में भी कहीं से नहीं आया था कि डीमन रेस उन पर हमला करने वाली है। वो तो सिर्फ अपना यही माइंड सेट करके निकले थे कि वो लोग रेबल्स का पीछा कर रहे हैं। वो लोग रास्ते में एक जगह पर ठहर कर रेस्ट करना चाहते थे। वो लोग रुकते हैं तो देखते हैं कि दूर से उन्हें कुछ नजर आ रहा है। कुछ ऐसा है जो टाइम के साथ कुछ बड़ा होता चला जा रहा है। कुछ को लग रहा था कि ये जंगल है, लेकिन ट्रीज तो मूव नहीं कर सकती। फिर उनको ख्याल आता है कि यकीनन ये ऑर्क्स की आर्मी होगी जो उन पर अटैक करने लगी है। इस दफा वो कुछ ज्यादा ही लोग अपने साथ ले आए हैं। लेकिन फैंगजिन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। कहता है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक सेवेज मॉब ही तो है। हम इनका मुकाबला करेंगे और इन बागियों को मार के यहाँ से भगा देंगे। खुद उनके पीछे जाने की हमें जरूरत नहीं, वो हम तक अप्रोच करेंगे। लेकिन जब वो आर्मी उनके करीब आती है तो उनको पता चलता है कि उन्होंने तो ऑर्क्स का सोचा था। उनकी जरा भी तैयारी नहीं थी। लेकिन आगे से डीमन रेस ने उन पर हमला कर दिया है। उनके सारे सिपाही ये देखकर एकदम डर जाते हैं, क्योंकि फैंगजिन के साथ उस टाइम पर रिजर्व ट्रूप थे। वो सारे ऑर्डिनरी मिलिट्री ट्रूप्स की तरह नहीं थे जिनकी सख्त ट्रेनिंग की जाती थी, बल्कि वो सभी नए हायर हुए थे। तो उनमें तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि डीमन रेस का मुकाबला करें। एक तो उनकी शक्लें भी इतनी खौफनाक थी, और साथ ही साथ वो पूरी तैयारी से आए थे। रिजर्व ट्रूप के ज्यादातर सिपाही तो वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में फैंगजिन अपने एक साथी को कहता है कि प्लीज तुम भी यहाँ से चले जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक मैसेज मेरी बच्चियों तक पहुँचा देना। उसकी दो बेटियां थीं। उनको कहना कि तुम्हारा डैड बिल्कुल भी कायर इंसान नहीं था। वो लड़ा, अकेला लड़ा और लड़ते लड़ते मर गया। और उसके बाद फैंगजिन अपने थोड़े से सिपाहियों के साथ डीमन रेस के अंदर घुस जाता है। उनका मुकाबला करता है जहां तक वो कर सकता था। लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक थे और तादाद में भी ज्यादा थे। वो फैंगजिन को बहुत तड़पाते हैं, बहुत मारते हैं, और इन दी एंड उसे मार मार के खत्म कर देते हैं, और साथ ही उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अब डीमन रेस एक और पॉइंट आगे तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया था, और अब वो फार ईस्ट में आगे के आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जीचुआन आर्मी ने सोचा भी नहीं था कि किस तरह से डीमन रेस उनके साथ एक तरफ तो सेटलमेंट करने की कोशिश करेगी, और ऐसे में जब यूथ का किसी को ख्याल ही नहीं होगा, वो लाइटनिंग की तरह से उन पर अटैक कर देते हैं। एक तरफ तो वो लोग पीस टॉक्स कर रहे थे और दूसरी तरफ से अटैक कर रहे थे। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि सोई हुई भेड़ों के ऊपर किसी वुल्फ ने हमला कर दिया हो। डीमन रेस भी इस टाइम पर ऐसे ही भूखे भेड़िए की तरह थी। वो जहां जाते थे आग लगाते थे और तबाही फैलाते चले जाते थे। उसके बाद हमें डिलिन को दिखाते हैं जो कि अपने ट्रूप्स को लेकर वॉरेन फोर्ट की तरफ जा रहा था। ये सबसे बड़ा फोर्ट था जो आज तक ह्यूमन बीइंग ने बनाया था। और अब इस फोर्ट के इम्तिहान का टाइम आ चुका था, और डिलन ने इसी फोर्ट को संभालना था ताकि डीमन रेस उनको तबाह ना कर सके। जब वो वारन फोर्ट पहुंचता है तो एक ऑफिसर उसका वेट कर रही होती है। वो ऑफिसर बहुत शॉक में थी। उन पर अचानक से जैसे डीमन रेस ने हमला किया था, उन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। डिलन के लिए एक स्पेशल स्क्वाड तैयार किया जाता था जहां भी वो जाता था, लेकिन वो स्क्वाड भी अब रेडी नहीं था और ना ही उनके पास आर्म्स और इक्विपमेंट्स पूरे थे। डिलन काफी डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन वो ऑफिसर कहती है कि हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम तैयारी कैसे करते। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वारन फोर्ट तो डैमेज हो चुका था, तो आजकल उसकी रिपेयर भी चल रही थी, और ये रिपेयर होने में 1 से 2 महीने और भी लग सकते थे। और इसकी वजह वो डिलन को यही बताती है कि सेनेट के मेंबर्स उनको एक बिल पास करने को कहा था ताकि वो फंड्स निकालें इस फोर्ट्रेस की मुरम्मत के लिए, लेकिन बल्कि उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम भी डिले होता जा रहा है। डिलन को तो पहले ही सेनेट के मेंबर्स एक आंख नहीं भाते थे, अब उसे और भी गुस्सा आने लगता है। और वो कहता है कि ठीक है, उनको जाके बता दो कि डीमन ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ हमारी तरफ हमला कर दिया है। ये सुनकर वो डर जाएंगे और यकीनन फिर हमारी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। वो ऑफिसर हैरान थी कि पूरी आर्मी ने हमला कर दिया है, क्या हम झूठ बोल दें। तो डिलिन कहता है कि जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, एक के बाद दूसरे हमारे सारे रिजर्व ट्रूप्स को वो मारते जा रहे हैं, तो हम पे भी ऐसे ही हमला करेंगे, इसलिए हमें अपने सर्वाइवल के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा। इसके साथ ही डिलिन काफी इंथुसियास्टिक लग रहा था। वो हार जल्दी मानने वालों में से था ही नहीं। अपनी सारी तैयारी की इंस्ट्रक्शंस करता है, प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वारन फोर्ट की तरफ देखकर कहता है कि अब ये किला मैं संभालूंगा। और वो डीमन रेस का मुकाबला करने के लिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर था। डिलन का मुकाबला करना अब इतना आसान नहीं होने वाला था। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, युद्ध कैसे आगे जाती है, और इसका कार्डा के साथ भी क्या लिंक होगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
हेलो एवरीवन। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि बहुत से सिपाही जो डीमन रेस के हमलों की वजह से घायल हो गए थे, अब किसी तरह से आराम आराम से वो लोग कैंप्स की तरफ पहुंच रहे थे और कुछ शहरों की तरफ वापस लौट रहे थे। और उनके आने के थ्रू ही स्टर्लिंग को ये न्यूज मिलती है कि कैप्टन फैंगजन को भी डीमन रेस ने अचानक हमले में मार दिया है। इसके लिए ये सारा कुछ इंतहाई शॉकिंग था। वो सुनकर हैरान रह जाता है कि कैसे डीमन रेस ने एकदम से उन पर हमला किया और उनके सारे सिपाहियों को भागने पर मजबूर कर दिया। दो ही बड़े कमांडर्स थे जिनका डीमन रेस से सामना हुआ था। एक फैंगजन, वो मारा गया था, जबकि दूसरा मिंग हुई। उससे मिलने के लिए स्टर्लिंग जाता है ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके, लेकिन वो बेचारा कुछ इन्फॉर्मेशन देने के काबिल ही नहीं बचा था। वो तो अपने हवास में ही नहीं था, चीखे मार रहा था और सारों से डर रहा था। उस पर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल असर हुआ था। अब काफी तलाश के बाद स्टर्लिंग को एक रिलायबल इंसान मिलता है और वो ऑफिसर आकर उसे सारी रिपोर्ट देता है कि कैसे 5 दिनों पहले डीमन रेस ने अचानक से रात को उन पर हमला कर दिया था। उनके ज्यादातर सिपाही मारे गए थे, हर जगह उन्होंने आग लगा दी थी। बस ये दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के निकले थे। स्टर्लिंग अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान करने के लिए उनसे क्वेश्चन करता है कि डीमन रेस के पास कितने ट्रूप्स थे, वो कितने सिपाही और कितनी बड़ी सेना अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन आगे से उस ऑफिसर को ये भी नहीं अंदाजा था कि उनके साथ कितने सिपाही होंगे। ये बात स्टर्लिंग के लिए बहुत शॉकिंग थी कि वो हर जगह तबाही मचाते जा रहे हैं और हमें उनकी असल पावर का, उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन बैड लक ये थी कि जिन ऑफिसर्स की ये ड्यूटी थी, वो सारे के सारे मारे गए थे या फिर जख्मी हालत में पड़े हुए थे। और इसके ऊपर बड़ी बवाल ये मचा दी थी डीमन रेस ने कि उन्होंने उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी खत्म कर दी थी। फार ईस्ट को फोर्ट वारन से काट के रख दिया था। अब उनको और तो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई थी, और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि डीमन कबीले का गॉड एम्परर वो इस वक्त कहाँ पर होगा, ये उनको मालूम था। वो मैपल ट्री फॉरेस्ट में खड़ा अपनी सारी सेना का इंतजार कर रहा है और आगे हमले की प्लानिंग कर रहा है। अब एक तरफ फोर्ट वारन की तरफ डिलन की सेंट्रल आर्मी भी मौजूद थी, इसलिए वो उस तरफ जाने से डर रहे थे। और अब दूसरी तरफ स्टर्लिंग भी पहुंच चुका था। उम्मीद थी कि ये दो बड़े बड़े जर्नल्स जब सामने आएंगे तो वो लोग डर जाएंगे और ये लोग अच्छे से मामले को संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी उम्मीदें बहुत कम थी, क्योंकि डीमन रेस उनके एरिया में बहुत आगे बढ़ चुकी थी और सारे के सारे एरियाज पर कब्जा करके आगे बढ़ती चली जा रही थी। टाइम के साथ उनकी ताकत और ज्यादा हो रही थी। यहाँ पर स्टर्लिंग अपनी कुछ प्लानिंग करता है। कैप्टन मिंग हुई की तो हालत इस टाइप की नहीं थी कि वो कोई भी फैसला करता, तो अब मिंग हुई की जगह पर स्टर्लिंग खुद वहाँ का कमांडर बन चुका था। और सबसे पहले वो यही ऑर्डर देता है कि वहाँ के एरियाज जहाँ पर अब डीमन रेस पहुँचने वाली है, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए और किसी सेफ सिटी में पहुँचाया जाए। उन सारे ऑफिसर्स की नज़र में यही काम सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि ट्रूप्स उनके पास बहुत कम थे और लोग बहुत ज़्यादा थे। और उसके बाद डीमन रेस की आर्मी से कैसे निपटना है, इस बारे में स्टर्लिंग प्लानिंग करता है। स्टर्लिंग हमेशा से ही बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए बहुत फेमस था और आज भी वो एक बड़ा फैसला लेता है। अपने सारे बेहतरीन सिपाहियों को इकट्ठा करता है और उन्हें तैयारी करने को कहता है, और अपने बेस्ट ट्रूप्स के साथ जाकर वो हमला करेगा सीधा डीमन गॉड एम्परर पर। यह प्लानिंग बहुत खतरनाक थी जो स्टर्लिंग करने वाला था। अब स्टर्लिंग रात के अंधेरे में अपने सिपाहियों के साथ अपने मिशन पर निकल जाता है। उन्होंने सबसे पहले तो एक रिवर क्रॉस करना था और उसके बाद वो आगे बढ़ते जाते हैं। और वो एरियाज जिन पर अब डीमन रेस ने कब्जा कर लिया था, उन एरियाज में जहां जहां उनके छोटे मोटे कैंप्स लगे थे, उन सारे कैंप्स पर वो तबाही फेरता जा रहा था। इन छोटे मोटे कैंप्स के बाद एक बड़ा पॉइंट था और वो था पाई सिटी। यहाँ पर डीमन के सिपाहियों ने बड़ी तादाद में हमला किया हुआ था और अब वो अपना कैंप लगाकर बैठे हुए थे। लेकिन स्टर्लिंग भी किसी से डरने वाला नहीं था। वो रात के अंधेरे में ही वहां पर बैठे डीमन रेस के सिपाहियों पर हमला कर देता है, जो उस टाइम पर एक इंसानी कैदी पर अपने निशाने लगाना सीख रहे थे। यहाँ पर काफी देर फाइट होती है, लेकिन स्टर्लिंग उसकी बेस्ट प्लानिंग की वजह से वो लोग वहां से डीमन रेस को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब स्टर्लिंग की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि कुछ और डीमन रेस के ट्रूप्स ने यहाँ पर सुबह तक पहुंचना था और अपने पिछले ट्रूप्स के साथ मिलकर कहीं आगे जाना था। तो स्टर्लिंग कहता है कि फिर सुबह हम उनका स्वागत करेंगे। अब सुबह सुबह अपने मजे में बहुत से डीमन रेस के ट्रूप्स उसी शहर में एंटर हो रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि आगे कौन बैठा हुआ है। वो बस अपने सपने सजा रहे थे कि कैसे वो इंसानों पर हमला करके उनसे जीत जाएंगे और फिर कैसे उनके हाथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें लगेंगी। लेकिन ऐसे में उनको पता ही नहीं था कि उस सिटी की दीवारों पर बैठे हुए स्टर्लिंग के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर काफी देर फाइट होती है। और स्टर्लिंग का 1-to-1 मुकाबला होता है डीमन रेस के एक बहुत बड़े ऑफिसर से।
और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।